चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, किस एज में कितना होता है, इन्फेंट्स, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, अडल्ट, मेल, फीमेल में कितना होता है, किसी में कम या ज़्यादा है तो क्यों है, वो सब देखेंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे। कंपोजिशन में बॉडी फ्लूइड किस किस चीज़ से मिलकर बना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड किस कंपार्टमेंट में कितना होता है, ECF ICF क्या होता है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में कैसे कैसे होता है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर, कार्टिलेज, मसल्स, बोन, ठीक है, वहाँ कहाँ कहाँ कितना बॉडी फ्लूइड होता है वो देखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। और बाद में इनटेक आउटपुट, कितना इनटेक कौन से मीडियम से होता है, आउटपुट कितना होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बॉडी फ्लूइड कम होता है तो क्या कंडीशन अराइज होती है, और ज़्यादा होता है तो क्या कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, देखिए दो टर्म है, बॉडी और फ्लूइड। बॉडी क्या होता है आप सब जानते हैं, बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेल से। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनती है, बॉडी बनती है। ठीक है, और फ्लूइड क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फ्लूइड क्या है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो बाय फोर्स, सीयरिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वो क्या है, फ्लूइड है। तो हम बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कितना फ्लूइड होता है, लगभग 2/3 पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड की ही बनी होती है। ठीक है, कितना, 2/3 पार्ट बॉडी क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लगभग 45 to 80% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अलग अलग एज में अलग अलग वाटर होता है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वाटर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखिए जैसे अगर हम नियोनेट की बात करें, नियोनेट क्या होता है, बिलो 28 डेज़ का जो बेबी है। ठीक है, 28 डेज से कम एज वाला जो बेबी है वो क्या है, नियोनेट है। ठीक है, तो इनमें बॉडी फ्लूइड कितना होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में होता है। इनमें होता है लगभग 75 to 80% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नियोनेट में कितना फ्लूइड होता है, 75 to 80%। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अडल्ट मेल की बात करें तो अडल्ट मेल में लगभग 60 to 65% क्या होता है, बॉडी वाटर होता है। ठीक है, देखो नियोनेट में ज़्यादा है, उसके बाद अडल्ट में कम हुआ। ठीक है, अगर हम अडल्ट फीमेल की बात करें तो अडल्ट फीमेल में 50 to 55% बॉडी वाटर होता है। 50 to 55% बॉडी वाटर होता है। अब अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल दोनों में डिफरेंस क्यों है, फीमेल्स में बॉडी वाटर कम क्यों है, क्या फीमेल्स बॉडी वाटर कम इनटेक करती है, लिक्विड कम इनटेक करती है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या रीज़न इसके पीछे कि अडल्ट फीमेल के अंदर मेल के कंपैरेटिव में बॉडी वाटर कम होता है, उसका रीज़न है अडल्ट फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, क्या चीज़, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उनका काउंट ज़्यादा होता है। सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का काउंट अडल्ट फीमेल में ज़्यादा होता है। और एडिपोज क्या होते हैं, ठीक है, एडिपोज क्या होते हैं, एडिपोसाइट नाम सुना होगा, फैट सेल। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या है, फैटी टिश्यू है, उनकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में बॉडी वाटर कम होता है कंपैरेटिवली टू मेल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ओल्ड एज में बात करें, ओल्ड एज में बॉडी फ्लूइड की बात करें तो ओल्ड एज में बिलो लगभग 50% क्या होता है, बॉडी वाटर होता है। ठीक है, ओल्ड एज में कम क्या होता है, ओल्ड एज में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही बॉडी वाटर कम होता है। क्यों, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का काउंट बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी वाटर कम होता है। अगर हम ओबेज पर्सन की बात करें और थिन पर्सन की बात करें तो ओबेज पर्सन में बॉडी वाटर कम होगा या ज़्यादा होगा, ओबेज पर्सन में बॉडी वाटर कम होगा। क्यों, क्योंकि ओबेज पर्सन में भी क्या होगा, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से बॉडी वाटर कम होगा, और थिन पर्सन में बॉडी वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड में क्या क्या चीज़ होती है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो बॉडी फ्लूइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड पार्ट, एक तो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट के अंदर मेनली क्या आता है, वाटर होता है। लिक्विड पार्ट के अंदर मेनली क्या होता है, ओनली वाटर होता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, कार्बन की बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होती है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बनाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनमें क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग होती है या नहीं होती, तभी तो ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन और एंजाइम, ये सब क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या बनाते हैं, बॉडी फ्लूइड बनाते हैं। अब सॉलिड पार्ट में इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कितना होता है, या किस कंपार्टमेंट में कितना होता है। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग है जिसका वेट है लगभग 70 kg, ठीक है, यंग अडल्ट है, वेट है 70 kg, उसमें लगभग कितना फ्लूइड होगा, अगर 60 to 65% मेल अडल्ट की बात करें तो यंग अडल्ट कितना है 70 kg का है, उसके अंदर बॉडी फ्लूइड लगभग हो जाएगा 40 to 42 लीटर, ठीक है। तो हम 40 लीटर लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी अडल्ट है जिसका वेट कितना है 70 kg, उसमें वाटर कितना है लगभग 60 to 65%, मतलब 40 से 42 लीटर पानी है। तो ये एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो टोटल वाटर कितना हो गया 40 लीटर, यहाँ देख लेते हैं टोटल कितना हो गया 40 लीटर, ठीक है। इस 40 लीटर में से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये फ्लूइड, ICF और ECF। ICF क्या होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ECF क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नाम से पता चल रहा है, देखिए ये क्या है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब, ठीक है, फ्लूइड। तो जो फ्लूइड कहाँ है सेल्स के अंदर है, इनसाइड द सेल है, वो क्या है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये क्या है ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, जो फ्लूइड सेल के कहाँ है बाहर है, वो क्या हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो इस 40 लीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो कौन सा फ्लूइड जो सेल्स के अंदर है, और एक कौन सा फ्लूइड ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है, ठीक है। तो ये ICF जो फ्लूइड होता है कहाँ होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है। ये कितना होता है लगभग 55%, ठीक है, 55% कौन सा फ्लूइड होता है ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड है कहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो कौन सा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर का फ्लूइड है, इसलिए कौन सा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बचा कितना 55% इंट्रा सेलुलर हो गया, लगभग कितना 45% क्या हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है, जो सेल्स के बाहर है। अब इसको देखेंगे हम कौन कौन से कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। 55% लगभग कितना हो गया 22 लीटर, कितना लीटर था 40 लीटर, इसमें से 22 लीटर कौन सा फ्लूइड होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, बचा कितना 18 लीटर। 18 लीटर जो फ्लूइड है वो कौन सा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। 18 लीटर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ, प्लाज्मा और अदर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, देखिए ये सेल्स है, ऐसी कई सारी सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स मिलकर क्या बनाती है टिश्यू बनाती है, ठीक है। तो इन सेल्स के जो बीच का स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये कितना होता है लगभग 12 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और लिम्फ क्या होता है, जो फ्लूइड ब्लड से फिल्टर हो जाता है और वेन्यूल से वेन के थ्रू रिटर्न नहीं हो पाता वापस, वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसके थ्रू जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं लगभग 12 लीटर फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा है, ये लगभग होते हैं 2.75 लीटर, ठीक है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये लगभग कितना होता है 2.75 लीटर होता है। उसके बाद कौन सा है अदर फ्लूइड, ठीक है। अदर फ्लूइड कितना होता है 3.25 लीटर क्या बनाता है अदर फ्लूइड बनाता है। अदर फ्लूइड के अंदर आता है बोन्स के अंदर जो फ्लूइड है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज के अंदर जो फ्लूइड है, और तीसरा है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ये फ्लूइड किसके अंदर आते हैं अदर फ्लूइड के अंदर। बोन्स के अंदर भी फ्लूइड होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी देखिए नोज़ पे होता है, ईयर्स में होता है। कभी मम्मी गुस्सा होती है तो क्या करती है कान पकड़ती है या नहीं पकड़ती है ऐसे, तो ये कान का जो लोब है इसमें भी कार्टिलेज है। उंगली तो नहीं पकड़ती, बहुत समझदार होती है, ठीक है। उंगली पकड़ेगी टूट जाएगी, कान को पकड़ती है ऐसे खींचती है कान को, ठीक है। वो कार्टिलेज वाला ही जो पोर्शन है उसी को पकड़ के खींचती है। तीसरा ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, ट्रांससेल्युलर क्या होता है एपिथेलियल लाइनिंग स्पेस में जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है
ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या आता है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंट्राक्यूलर फ्लूइड, आई के अंदर जो फ्लूइड है इसमें भी विट्रोस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है वो होता है। डाइजेस्टिव जूस, जितने भी डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, उन सब के अंदर फ्लूइड होता है। सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड क्या होता है, सीरस क्या होता है, सीरस फ्लूइड वो होता है जो ऑर्गन और लाइनिंग मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड के अंदर क्या आ रहा है, सीरस फ्लूइड के अंदर आता है इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड, इंट्रापेरिकार्डियल फ्लूइड और इंट्राप्लूरल फ्लूइड। ये किसके अंदर आते हैं, सीरस फ्लूइड के अंदर। जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर भी क्या होता है फ्लूइड, मेनली कौन से जॉइंट्स, साइनोवियल टाइप के जॉइंट्स, जॉइंट्स कई टाइप के होते हैं वो वहाँ जॉइंट्स में पढ़ाएंगे। फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो फ्लूइड है वो भी किसमें आता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, जो यूरिन बनाते हैं। देखते हैं अब बॉडी फ्लूइड में इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस कहाँ कितने होते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस है जो इंटरसेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होंगे, कुछ सब्सटेंस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, कुछ इंटरसेलुलर में कम है, कुछ एक्स्ट्रासेलुलर में कम है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या क्या चीज़ ज़्यादा होती है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट और प्रोटीन, ये इंटरसेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ही सेल एब्जॉर्ब कर पाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ग्लूकोज। तो अभी देखेंगे हम वो प्रोसेस में, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसमें आएगा ही। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इंटरसेलुलर फ्लूइड में कम है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है तभी तो सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जाएगी ऑक्सीजन, वो हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बॉडी फ्लूइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है। कोई भी बॉडी फ्लूइड है, चाहे सेल के अंदर है चाहे सेल के बाहर है, वो वहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है। सेल के अंदर है तो वो सेल के बाहर भी जाएगा, सेल के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड है वो 3 मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस, और थर्ड प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन 3 मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन तीनों मैकेनिज्म को हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट पढ़ते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एन हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कोई भी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट है वो कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूवमेंट कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट कर रहा है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो क्या है, डिफ्यूजन। क्या मूवमेंट कर रहा है, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है ये देख लीजिए पहले। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर समझ में नहीं आएगा तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, ये कोई भी जार है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, H2O, और एक हम ले लेते हैं साल्ट या शुगर ले लो, ठीक है, साल्ट, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, साल्ट, विच कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज नॉन एज सॉल्यूट। समझ में आ रहा है, कोई भी सब्सटेंस जो किस में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, वो सॉल्यूट है। जैसे कि साल्ट किस में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में, तो साल्ट यहाँ क्या हो गया, सॉल्यूट, साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिजॉल्व। सॉल्वेंट क्या है, समझ में आ रहा है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिजॉल्व। पानी के अंदर क्या डिजॉल्व हो जाता है, साल्ट, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है, सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, ठीक है। सॉल्यूट जिसके अंदर डिजॉल्व हो गया वो सब्सटेंस क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलो फिर डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आई। डिफ्यूजन क्या होता है, एनी सब्सटेंस या एनी सॉल्यूट ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन। इसका कॉमन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का कॉमन एग्जांपल देखते हैं, टी बैग, ठीक है, चाय तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो जो डिपिंग वाली, डिप वाली जो टी आती है ना, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं, वो डिफ्यूजन कैसे होता है उसमें, ठीक है। देखिए ये हाँ हमने बना दिया चाय का गिलास, थोड़ा बड़ा है पर बढ़िया है, जिनको चाय पसंद है उनके लिए। चलो इतना ही भरेंगे, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने ये बना दिया टी बैग, ठीक है। ये क्या हो गया, टी बैग।
और इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर। ठीक है, इस टी बैग के अंदर क्या भर दिया हमने, चाय। ठीक है, टी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इस टी बैग को जैसे ही हम हॉट वाटर में डालेंगे तो इस टी बैग के अंदर जो टी है वो निकल के कहाँ आ जाएगी, हॉट वाटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही आ रही है। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस में कैसे हो रहा है वो समझिए। टी बैग के अंदर जो टी है, टी बैग के अंदर क्या है, टी है, वो किस में, हायर कंसंट्रेशन में है या नहीं है। क्या अभी हॉट वाटर में टी है, नहीं है। हॉट वाटर में पहले टी थी, नहीं थी। ठीक है, तो टी बैग के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है देखिए, और यहाँ पे इसमें चाय की कंसंट्रेशन कम है। तो टी बैग के अंदर टी की कंसंट्रेशन हायर है, हॉट वाटर के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, बिल्कुल नील है या नहीं है। ठीक है, किसकी, चाय की कंसंट्रेशन। और ये टी बैग है, ये वाला, ये जो टी बैग की मेम्ब्रेन है ये एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। तो इसमें डिफ्यूजन कैसे होगा, देखो क्या डेफिनेशन बताई थी डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वही यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ सॉल्यूट क्या हो गया, टी, ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्यूट। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया, टी बैग के अंदर किसकी, सॉल्यूट की, मतलब चाय की हायर कंसंट्रेशन है या नहीं, हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, लोअर कंसंट्रेशन इसके अंदर है या नहीं, हॉट वाटर के अंदर चाय की कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो ये टी बैग है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है किसकी तरह काम कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, तो यहाँ से चाय ये जो टी है हॉट वाटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है सेकंड प्रोसेस, ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, सेकंड क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड एरिया टू हायर कंसंट्रेटेड एरिया फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड एरिया टू हायर कंसंट्रेटेड एरिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट का है मूवमेंट। ठीक है, डिफ्यूजन में किसका था, कंफ्यूज नहीं होना, डिफ्यूजन में सॉल्यूट का था, या किसका मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है। वहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ था, यहाँ लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर से। ठीक है, अब समझ जाइए, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड एरिया टू हायर कंसंट्रेटेड एरिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, रेजिन्स का लेते हैं कॉमन एग्जांपल। रेजिन्स किसमिस देखा है आपने, ठीक है, खाया होगा। उसको क्या करते हैं हम, पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये हमने एक गिलास लिया, इसमें क्या किया, ये क्या है, H2O, और इसमें डाल दिए हमने किशमिश। ठीक है, रेजिन्स डाल दिए, तो क्या होगा, ये रेजिन्स देखते हैं कि कुछ टाइम बाद साइज में बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद साइज में बड़े हो जाएंगे। तो ये साइज में बड़े कैसे होंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ऑस्मोसिस कैसे होगा आप देखिए, इसमें ऑस्मोसिस में क्या बताया था, सॉल्वेंट का लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, पानी है, सॉल्वेंट क्या है, H2O, वाटर है सॉल्वेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मूवमेंट लेस कंसंट्रेशन की तरफ, पानी के अंदर। ठीक है, और रेजिन्स के अंदर। ठीक है, जो किशमिश होते हैं उनके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या पानी के अंदर ज़्यादा होती है, शुगर की कंसंट्रेशन रेजिन्स के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी मीठा होता है या शुगर, रेजिन्स मीठे होते हैं, रेजिन्स ज़्यादा मीठे होते हैं ना, तो रेजिन्स के अंदर ही शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी, पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लेस कंसंट्रेशन से, पानी के अंदर कंसंट्रेशन कम है किसकी, शुगर की बजाय रेजिन्स के। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मूवमेंट लेस कंसंट्रेशन से, पानी से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, रेजिन्स के अंदर, रेजिन्स है इसके अंदर क्या है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या नहीं है। तो सॉल्वेंट का मूव कर रहा है लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो रेजिन्स की जो वॉल है वो एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो ये क्या है, वाटर अंदर मूव कर जाता है और रेजिन्स का साइज बढ़ जाता है, किशमिश का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, और कॉमन एग्जांपल बताएं, साल्ट गार्गल
गरारे करते हैं ना गर्म पानी और नमक डाल के उसमें, ठीक है, जब गला खराब हो जाता है तो वो कैसे काम करते हैं, क्या उससे नमक के पानी से रिलीफ हो जाता है, ठीक है। हार्शनेस गले की जो खराश है वो ठीक हो जाती नहीं, उसका रीजन, उसका प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है। वो देखिए किससे गरारे करते हैं हम, साल्ट वाटर से, ठीक है, गर्म पानी से साल्ट वाटर लेते हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं, गरारे करते हैं। तो उससे क्या होता है, साल्ट वाटर के अंदर क्या है, साल्ट वाटर के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और थ्रोट के जो टिश्यू है, थ्रोट टिश्यू के अंदर क्या होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, थ्रोट टिश्यू के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो जब हम गरारे करते हैं तो क्या आता है, थ्रोट टिश्यू में से, ठीक है, जो वाटर है, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, सॉल्ट वाटर के साथ आ जाते हैं, सॉल्ट वाटर के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो थ्रोट टिश्यू से जब वाटर कम होगा, ठीक है, थ्रोट टिश्यू स्वेलो हो रखे हैं, उनसे क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब थ्रोट टिश्यू में वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट कहाँ से, थ्रोट टिश्यू से सॉल्वेंट मूव कर रहा है, मतलब वाटर मूव कर रहा है कहाँ की तरफ, साल्ट वाटर की तरफ। साल्ट वाटर में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन की तरफ, कहाँ से, लेस कंसंट्रेशन की तरफ। थ्रोट टिश्यू में वाटर ज़्यादा है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और साल्ट वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें क्या कहते हैं, थ्रोट टिश्यू से वाटर कहाँ मूव करते हैं, साल्ट वाटर में आ जाते हैं। तो थ्रोट टिश्यू की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, उससे क्या होता है, हमें रिलीफ फील होता है। इसी वजह से साल्ट वाटर से गरारे करने पर क्या होता है, थोड़ा टेंडरनेस और स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रूट्स है, जो प्लांट्स की रूट्स है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या है, फिल्ट्रेशन। फर्स्ट क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन, सेकंड ऑस्मोसिस और थर्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट हो रहा था, सॉल्यूट का, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का, और फिल्ट्रेशन में दोनों का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो रहा है, किसके द्वारा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। तो पहले ये समझिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं बॉडी फ्लूइड का इनटेक एंड आउटपुट, मतलब बॉडी में फ्लूइड इनटेक कितना होता है, कौन कौन से सोर्स से होता है, और आउटपुट कैसे होता है, ठीक है। टोटल इनटेक और आउटपुट कितना होता है, ठीक है। इनटेक कौन कौन से मीडियम से होता है, इंजेस्टेड वाटर, कितना पानी पीते हैं, लगभग एवरेज मान के चलते हैं 1200 से 1500 ml डेली इनटेक होता है, ठीक है। विद फूड खाने के साथ में कितना लेते हैं, 800 to 1100 ml, ठीक है। मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन में लगभग 300 ml रिलीज होता है। ये 300 ml कैसे रिलीज हो रहा है बताया ना, 100 ml 100 कैलोरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से, 100 कैलोरी के मेटाबॉलिज्म से 10 ml रिलीज होता है, ठीक है। 100 कैलोरी के मेटाबॉलिज्म से कितना, 10 ml H2O रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो लगभग 3000 कैलोरी लेते हैं तो उनसे कितना रिलीज हो रहा है, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन से कितना रिलीज वाटर हो रहा है, 300 ml रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये हटाते हैं। ऐसे ही आउटपुट, तो टोटल कितना हो रहा है, इनटेक का कितना हो रहा है, लगभग 2300 से 2900 ml, ठीक है। आउटपुट में देखें तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू कितना आउटपुट होता है पर डे, लगभग 1500 ml यूरिन आउटपुट होते हैं। स्किन के थ्रू 600 to 800 ml, स्किन के थ्रू स्वेटिंग वगैरह के थ्रू, ठीक है। लंग्स के थ्रू, लंग्स से भी जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर रिलीज होते हैं, मतलब वाटर लॉस होता है। ऐसे जीआईटी से थ्रू स्टूल करीब 100 ml वाटर लॉस होता है। तो टोटल 2600 से 3000 ml वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो जितना इनटेक होता है लगभग उतना ही आउटपुट होता है। देख लीजिए 2900 और 3000, लगभग 100 to 100 ml का डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में, जितना भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट उनके ट्रांसपोर्टेशन में, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का वो ट्रांसपोर्टेशन में, और फ्लूइड हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में, स्किन टेक्सचर में, और मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाने में, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी के अंदर होती है। और लास्ट में देखते हैं अगर बॉडी फ्लूइड कम या ज़्यादा हुआ तो किन कंडीशंस में बॉडी फ्लूइड कम होता है। बॉडी फ्लूइड एक्सेसिव लॉस हो जाता है, ठीक है। वाटर इनटेक कम है, एक्सेसिव लॉस हो गया तो क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर
फ्रॉम द बॉडी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी कई टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, 5% बॉडी वाटर अगर लॉस हुआ है तो माइल्ड, 5 to 10, 15, मोर देन 15 या 20 हो गया तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ओवर हाइड्रेशन किन कंडीशन में होता है, किडनी फेल हो गया, ठीक है, हार्ट फेल हो गया, यूरिन आउटपुट है नहीं है और बॉडी में इनटेक काफ़ी है और आउटपुट है नहीं, तो क्या होता है, ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड कम ना हो इसलिए करीब कितना 2 से 3 लीटर पानी पीते रहना चाहिए। तो खूब पानी पियो और बॉडी फ्लूइड मेंटेन करते रहो।